हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी को शॉर्ट फॉर्म में AKI भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इम्पेयरमेंट ऑफ किडनी फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। जो किडनी का मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन का, उसमें खराबी आ जाना। ये खराबी कितने दिन में होती है? क्या ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है या शॉर्ट टाइम? ये तुरंत एक्यूट मतलब तुरंत आया है, कुछ दिन पहले या कुछ वीक पहले, जिसके कारण क्या हो रहा है, नाइट्रोजन या अदर वेस्ट प्रोडक्ट जिसको एक्सक्रीट हो जाना चाहिए था किडनी के द्वारा, वो बाहर ना जाके हमारे बॉडी में ही रिटेन कर रहा है, मतलब कि रह रहा है। तो एक्यूट किडनी डिजीज़ के बारे में समझ लिए। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसका हम एपिडर्मियोलॉजी, इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कॉम्प्लिकेशन, सपोर्टिव मेजर्स एंड आउटकम एंड प्रोग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। AKI क्या ये एक सिंगल डिजीज है? नहीं, ये ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा क्रिएटिन है, सीरम में क्रिएटिन होता है, वो बढ़ जाता है और ये एसोसिएटेड होता है यूरिन वॉल्यूम के कमने से भी। मतलब कि सीरम का जो क्रिएटिन है वो बढ़ जाता है, लेकिन यूरिन वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। इस कंडीशन में आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो AKI होता है, इसका सीवियरिटी डिपेंड करता है एसिम्टोमेटिक से। मतलब कि स्टार्टिंग में पेशेंट क्या रहते हैं, एसिम्टोमेटिक रहते हैं, उनमें कोई भी सिम्टम नहीं दिखता है। लेकिन जैसे जैसे ये सीवियरिटी बढ़ते जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, ये फीटल होने लगता है। इसमें मेनली वॉल्यूम रेगुलेशन, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस कंपोजिशन को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसको मेनली क्लासिफाई किया गया है, इसके डिफिनीसन को। तो तीन बेसिस पे इसको ये क्लासिफाई किया गया है। एक है रिफल, दूसरा है अकीन, तीसरा है केडिगो। रिफल का अगर फुल फॉर्म देखें तो लिख लेते हैं RIFLE, रिफल। R से रिक्स, I से इंजरी फेलवर, I से इंजरी, F से फेलवर, L से लॉस और E से इन द स्टेट। तो चलिए पहले लिफर से के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। मेनली जब दो बेसिस पे इसको क्लासिफाई करना था, एक तो सीरम क्रिएटिन लेवल पे और दूसरा यूरिन आउटपुट पे। अगर सीरम क्रिएटिन लेवल इंक्रीज कर जाएगा ग्रेटर देन 50% लेस देन 7 डेज में, तब उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट किडनी इंजरी कहेंगे। और उसके साथ साथ हम उसका यूरिन आउटपुट देखेंगे, लेस देन अगर 0.5 ml पर kg पर आवर ग्रेटर देन 6 आवर में हुआ, तब हम उसको रिफल के अनुसार एक्यूट किडनी इंजरी का ये डिफिनीसन कहेंगे। तो डिफिनीसन में हम क्या कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिफल, कि अगर सीरम क्रिएटिन लेवल ग्रेटर देन 50% हो जाए लेस देन 7 डेज में और यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg पर आवर से कम हो जाए 6 घंटे के बाद भी, तब हम उसको एक्यूट किडनी इंजरी कहेंगे। ठीक है। अकीन के अनुसार क्या होगा? यकीन के अनुसार मेनली जब हम ये जो सीरम क्रिएटिन लेवल है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0.3 mg पर DL हो, या ग्रेटर देन 50% हो, लेस देन 48 आवर्स में। यहाँ पे देखिए 48 आवर्स कह रहा है, यहाँ पे दे कहा था। तो 48 आवर्स में ग्रेटर देन 50% हो और उसका जो यूरिन आउटपुट हो, यूरिन आउटपुट सेम है 0.5 ml पर kg पर आवर से कम होना चाहिए 6 आवर्स के बाद भी, तो उसको हम अकीन कहेंगे। देखिए जो तीनों डिफिनीसन है ना, उसमें यूरिन आउटपुट सेम है। तो एक का यूरिन आउटपुट याद हो गया तो सबका याद हो जाएगा, सिर्फ आपको ऊपर वाला याद रखना है, मतलब कि सीरम क्रिएटिन लेवल। अब एक और है केडिगो के अनुसार, अगर 0.3 mg पर DL इक्वल और ज़्यादा रहा सीरम क्रिएटिन लेवल लेस देन 48 आवर्स में, और या इंक्रीज कर गया 50% से ज़्यादा लेस देन 7 डेज में, तब हम उसको क्या कहेंगे, केडिगो कहेंगे। तो पहला का तो आपको ईजिली है कि ग्रेटर देन 50% होना चाहिए लेस देन 7 डेज में।
यहाँ पर क्या कह रहा है, दोनों अगर mg/dl में देखें या 50% में देखें, दोनों 48 आवर्स से कम में क्या हो जाना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है ना कि अगर mg/dl देखें तो उसको 48 आवर्स में, अगर परसेंटेज में देखें तो डेज में। तो ये दोनों को मिला के ऐसे कह सकते हैं कि KDIGO दिया है। ठीक है, चलिए अब इसका क्राइटेरिया, स्टेजिंग का क्राइटेरिया करते हैं। तो जब हम रिफल देखते हैं तो रिफल में क्या होता है, इंक्रीज कितना करता है, ग्रेटर देन 50%, ग्रेटर देन या इक्वल टू 50%। इंज्यूरी 100% या इक्वल टू 100% या ग्रेटर देन 100%। फेलुअर इक्वल टू या ग्रेटर देन 200%। लॉस, तो इसमें क्या होता है, नीड फॉर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर 4 वीक से ज़्यादा हो जाए तो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है। इन द स्टेज, अगर 3 मंथ से ज़्यादा हो जाए तब ये इन द स्टेज में जाता है और तब ज़रूरत पड़ता है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अकीन का भी 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 2 और स्टेज 3 तो ये 100% और 200 हो गया, और स्टेज 1 में जो इसका डिफिनीसन था वो आ गया, जिसका भी जो पहला था रिक्स वो भी इसका डिफिनीसन आ गया था। तो क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0.3 ml/dl और ग्रेटर देन या इक्वल टू 50% लेस देन 48 आवर्स में रहेगा, तो वह स्टेज 1 में आएगा। अब आते हैं किसका, तो KDIGO का स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ठीक है, तो इसमें है ना कि यूरिन आउटपुट पे डिपेंड करता है। जैसे कि देखिए, ये वाला जो स्टार्टिंग वाला है, ये तो ये वाला और ये वाला तो सेम है, लेकिन इसका यूरिन आउटपुट क्या है कि स्टेज 1 में 6 आवर्स के बाद लेस देन 0.5 ml/kg/आवर होना चाहिए। लेकिन स्टेज 2 में क्या होगा, 12 घंटा के बाद 0.5, मतलब कितना कमते जा रहा है, सीधे दुगना टाइम। मतलब कि अगर स्टेज 2 को हम 6 आवर्स में देखें तो 0.25 ml/kg/आवर प्रोड्यूस होगा, और स्टेज 3 में 24 घंटे के बाद भी 0.5 ml से कम है, मतलब कि कितना हो जाएगा, 0.001, मतलब न के बराबर यूरिन होगा। ठीक है, जिसको हम एन्यूरिया कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए इसके एपिडर्मियोलॉजी के बारे में समझते हैं। एपिडर्मियोलॉजी में जो 5 to 7% एक्यूट ये किडनी इंजरी है ना, वो बाद में कॉम्प्लिकेट होके 2 तरह का बन जाता है, एक तो कम्युनिटी एक्वायर्ड और दूसरा हॉस्पिटल एक्वायर्ड। ठीक है, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड होता है ना, उसका कॉमन कॉजेज क्या क्या होते हैं, तो वॉल्यूम डिप्लीशन, मतलब ये यूरिन का वॉल्यूम कम जाना, हार्ट फेलुअर, एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, यूरिनरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन, मैलिग्नेंसी, इसके कारण कम्युनिटी एक्वायर्ड AKI देखने को मिला है। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड AKI में सेप्सिस, मेजर सर्जिकल प्रोसीजर, क्रिटिकल इलनेस जिसमें हार्ट और लिवर फेलुअर इन्वॉल्व है, नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो AKI है ना वो ज़्यादा दिन तक रहा तो वर्स हो जाएगा और क्रोनिक किडनी डिजीज में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर ये क्रोनिक में हो गया या ये सीवियर फॉर्म हो गया तो फिर डायलिसिस की ज़रूरत होती है। अब आते हैं इसके इटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी में। इसके इटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी में ये जान लीजिए कि एक्यूट किडनी इंजरी है वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। नहीं समझे होंगे, जैसे कि हमारा ये किडनी है। ठीक है, किडनी में जाने से पहले अगर ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन आया, किडनी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आया जिसके कारण एक्यूट किडनी इंजरी हुई, और एक किडनी से निकलने के बाद, किडनी के निकलने के बाद जैसे कि यूरेथ्रा में क्या हो रहा है, नैरोइंग है या स्टोन है जिसके कारण यूरिन बाहर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, जिसके कारण यूरिन स्टोर हो रहा है। तो ये कॉजेज क्या पे डिपेंड करते हैं कि इंजरी कहाँ पे हुआ है। तो जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है, प्री रीनल में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये होता क्यों है, जैसे कि हमारा किडनी है, इसके पहले ऐसा क्या होता है कि ब्लड सही से नहीं पहुंच पाता है हमारे किडनी में, तो या तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया होगा या कार्डिक आउटपुट कम हो गया होगा
या जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है वो कम हो गया होगा। अब सर्कुलेटिंग वॉल्यूम क्यों कम होता है? तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या लिवर फेलियर के कारण, या जो रीनल का ऑटो रेगुलेशन है वो इम्पेयर हो गया होगा। तो ये इम्पेयर क्यों होता है? एनसिड के कारण, एसी इनहिबिटर के कारण, एआरबी के कारण, साइक्लोस्पोरिन के कारण। ये पूरा अच्छा से ये ऑटो रेगुलेशन समझाऊंगी, टेंशन नहीं लीजिए। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ AKI क्या कौन सा है, तो प्री रीनल AKI। और प्री रीनल में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? तो एजोथेमिया। क्या? एजोथेमिया। अब एजोथेमिया मतलब क्या होता है? एजो मतलब होता है नाइट्रोजन, थेमिया इन द ब्लड, ब्लड में नाइट्रोजन बढ़ जाने के कारण जो होता है। ये प्री रीनल AKI में मेनली ये सीरम क्रिएटिन और बर्न का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण इनएडिक्वेट हो जाता है रीनल प्लाज्मा फ्लो और इंट्राग्लोमुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो सपोर्ट करता था ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन को। अगर ये परफ्यूजन है किडनी में वो घट जाएगा तो पेरेन्काइमल का स्टार्टिंग में AKI में कोई भी पेरेन्काइमल डैमेज नहीं होता है, क्योंकि अभी परफ्यूजन घटा ही है। ठीक है, लेकिन यही अगर बहुत दिन तक चले, प्रोलॉन्ग प्रीएनल AKI हो, तो बाद में धीरे धीरे इस्कीमिक इंजरी होने लगता है और जिसको हम एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, प्री रीनल एजोथेमिया इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म है। और इसका मतलब क्या होता है? एजो मतलब नाइट्रोजन, एमिया मतलब इन द ब्लड। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है AKI का। ठीक है, इसमें कोई भी पेरेन्काइमल डैमेज नहीं होता है और ये एक बार ब्लड फ्लो सही हो जाए तो ये अपना नॉर्मल फंक्शन में आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि ये नॉर्मली वर्क कैसे करता है। तो देखिए, जैसे कि सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम हो गया, कार्डिक आउटपुट कम हो गया, तो रीनल ब्लड फ्लो क्या होगा? वो भी कम हो जाएगा। मेनली जो रीनल ब्लड फ्लो होता है वो कार्डिक आउटपुट का 20% होता है। तब इसके कारण क्या होंगे? रीनल में वैसोकंस्ट्रिक्शन होंगे, साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा और मेंटेन हो जाएगा ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हो जाएगा इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम और इसके कारण एडिक्वेट परफ्यूजन हो जाएगा। ये नॉर्मली चलता है। ठीक है, तो नॉर्मली में क्या चलता है? तो इधर से देख लीजिए, ये अफरेंट आर्टरियोल जा रहा है। ठीक है, ये डायलेटेड होता है, यहाँ पर कैपिलरीज है और ये एफरेंट जा रहा है। यहाँ पर हमारा मेनली जो ऑटो रेगुलेशन में होता है ये वैसोडाइलेटर होता है। ठीक है, ये वैसोडाइलेटर होता है, ये मेंटेन किया जाता है मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स में प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2, कैलिकारिन, काइनिन और नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा ये क्या होता है? ये मेनली डायलेट होता है। ये कंपनसेटरी डायलेटर है। ठीक है, और यहाँ पर अगर वैसोकंस्ट्रिक्शन करना है तो वो हो जाएगा मेनली एंजियोटेंसिन 2 के द्वारा। ठीक है, तो नॉर्मली समझिए कि मान लीजिए कि अगर नॉर्मल है हमारा तो क्या होता है, मतलब कि रीनल ब्लड फ्लो नॉर्मल है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये चलता है। लेकिन मान लीजिए कि रीनल ब्लड फ्लो थोड़ा रेड्यूस हुआ, जब थोड़ा रेड्यूस होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अफरेंट आर्टरियोल के पास वैसोडाइलेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, और ये इफरेंट के पास क्या होता है? मेनली वैसोकंस्ट्रिक्शन बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है? या अब इससे क्या होगा? अगर ये ब्लड कम आ रहा है और इसको बढ़ा दिए तो ज़्यादा ब्लड आएगा। ठीक है, और या इसको छोटा कर दिए तो कम ब्लड जाएगा, तो ये अंदर में प्रेशर बढ़ेगा और नॉर्मल GFR आएगा। ये होता है हमारा नॉर्मल ऑटो रेगुलेशन। ठीक है, जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म कहते हैं। अब मान लीजिए कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म किसी कारण से ये खराब हो गया, इम्पेयर हो गया, तो इम्पेयर दो जगह होगा, या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये इसमें क्या था, जो वैसोडाइलेटर होता है वो कम हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा? खून कम जाएगा। यहाँ पर अगर कंस्ट्रिक्शन भी होया हुआ है तो खून तो कम है, तो प्रेशर तो उतना बन नहीं पा रहा है जितना बनना चाहिए, तो GFR लो हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि ब्लड वैसोडाइलेशन से ब्लड बहुत सारा आया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है तो ब्लड आ रहा है और जा रहा है, तो इसके कारण भी क्या होगा? हमारा GFR लो हो जाएगा। तो ये दोनों को मेनली कौन इम्पेयर करता है? ठीक है, तो इन दोनों को इम्पेयरमेंट, जैसे कि कुछ ड्रग्स होते हैं जो
एफरेंट आर्टरियोल को ब्लॉक कर देता है, तो वो होता है एनसिड। अब ये एनसिड जो लेते हैं उनमें एफरेंट आर्टरियोल क्या होता है, उनका जो डायलेशन का कैपेसिटी होता है वो घट जाता है, ठीक है। और जब बात करें इफरेंट का, तो इफरेंट को कौन करता था, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन था, एंजियोटेंसिन 2, तो उसको ब्लॉक करने वाला एंजियोटेंसिन इनहिबिटर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, जिसके कारण ये जीएफआर लो या हाई होता है, ठीक है। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई पूछे कि ये जो एफरेंट आर्टरियोल का कंपनसेटरी वैसोडाइलेटर है वो कौन कौन सा है, तो प्रोस्टासाइक्लिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन, कैलिकैरिन और काइनिन। और अगर कंस्ट्रिक्शन किसके कारण होता है, तो इंडोथेलिन, कैटिकोलामाइन और थोम्बोक्सिन, ठीक है। ये याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये वाला देखिए, वही बता रहा है जो मैंने अभी बताया। यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्मली क्या होता है, तो नॉर्मली होता है कि इधर से एफरेंट ब्लड आ रहा है, ठीक है, आर्टरियोल से, और इधर से इफरेंट जा रहा है, नॉर्मल जीएफआर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए परफ्यूजन प्रेशर कम हो गया, मतलब कि कम खून आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ऑटोरेगुलेशन में ये वाला पंप बढ़ा देगा और ये वाला पंप घटा देगा, जिसके कारण अंदर में प्रेशर बनेगा और नॉर्मल जीएफआर मेंटेन रहेगा। लेकिन मान लीजिए एनसिड के कारण ये जो हमारा एनसिड किस पे इफेक्ट करता था, आर्टेरियोल पे, तो जो डायलेशन होना चाहिए वो ज़्यादा होने के वजह और कम हो गया। एक तो कम खून आ ही रहा है, ऊपर से आपने पाइप को भी छोटा कर दिया, तो और कम खून आएगा, और जा तो सेम रहा है जितना जाना चाहिए, तो ये अंदर में प्रेशर नहीं बन पाएगा, जिसके कारण जीएफआर घट जाएगा। अब इसमें देखिए, मान लीजिए एसी इनहिबिटर हम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ब्लड तो नॉर्मल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पतला होना चाहिए था पंप, बट यहाँ पर जितना ब्लड ज़्यादा आ रहा है उतना ही निकल रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा और जीएफआर घट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो रीनल रेगुलेशन होता है ना, ऑटो रेगुलेशन, वो डिपेंड करता है 4 चीज़ों पे। एक तो न्यूरो हार्मोनल, मायोजेनिक रिस्पॉन्स, ट्यूबलोग्लोमुलर फीडबैक। अब ये ट्यूबलोग्लोमुलर फीडबैक से कैसे होता है, तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर जैसे कि हमारा क्या है, वुमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, लूपा फेनले, डीसीटी में एक होता है मैकुला डेंसा। क्या होता है, मैकुला डेंसा होता है। ये क्या करता है ना, जब नंबर ऑफ सॉल्यूट कम हो जाते हैं तो मैकुला डेंसा देखता है, अरे इसमें तो सॉल्यूट कम है, तो वो क्या करता है, जो एफरेंट आर्टरियोल है उसके डायलेशन को कम कर देता है, जिसके कारण हमारा जो हाइपोटेंशन हुआ है वो उसको हमारा शरीर इजीली फेस कर जाता है। लेकिन ये सब जो ऑटो रेगुलेशन हो रहा है ये फेल हो जाता है जब जो सिस्टमेटिक ये ब्लड प्रेशर है वो 80 mmHg से कम हो जाए, तब ये क्या हो जाएंगे, ऑटो रेगुलेशन फेल हो जाएगा, और उसके बाद किडनी इंजरी, एक्यूट किडनी इंजरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि रीनल फेल्योर क्या इफेक्ट करता है। रीनल फेल्योर होता है तो क्या होता है, ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण हाइपोवोलेमिया होता है। एनसी तो आपको पहले ही बता दिए थे, ये जो एफरेंट आर्टरियोल है इसके डायलेशन को रोकता है। और एसी इनहिबिटर का क्या काम था, तो ये एसी इनहिबिटर का काम क्या था, तो ये मेनली क्या करता है, जो एंजियोटेंसिन 2 है उसको रोकता है। एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम था, तो एंजियोटेंसिन 2 इसको वैसोकंस्ट्रिक्शन का काम करता था, जब इसको इनहिबिट कर देगा तो ये वैसोकंस्ट्रिक्शन होने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब देखिए इसके अगर सीवियर हो जाए तो हेपेटोरीनल सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। मेनली जो हेपेटोरीनल सिंड्रोम है वो 2 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। अगर एक की आई रैपिड प्रोग्रेसिव हो, सीरम क्रिएटिनिन लेवल डबल्स हो जाएं, जैसे कि ग्रेटर देन 2.5 mg/dl विद इन 2 वीक में, मतलब 2 वीक से कम में, तो उसको क्या कहेंगे, टाइप 1 हेपेटोरीनल सिंड्रोम। टाइप 2 हेपेटोरीनल सिंड्रोम क्या कहेंगे, मॉडरेट रीनल डिस्फंक्शन होगा और सीरम क्रिएटिनिन 1.5 से 2.5 mg/dl के बीच में रहेगा, और जो प्रोग्रेशन है वो धीरे धीरे होगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, टाइप 2 कहेंगे। मतलब कि टाइप 1 ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है, उसमें ज़्यादा क्रिएटिनिन रिलीज होता है, और टाइप 2 में कम होता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है।
डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है पैथोरीनल सिंड्रोम के लिए, तो उसमें आपको चिरहोसिस आएंगे, उसके साथ स्कैट्स देखने को मिलेंगे, सीरम क्रिएटिन 1.5 से ज़्यादा होगा, उसके बाद कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होंगे सीरम क्रिएटिन लेवल में, वो कम होगा, मतलब 1.5 से कम नहीं होगा आफ्टर एटलीस्ट 2 डेज ऑफ डायरेटिक विड्रॉल। ठीक है, एब्सेंस ऑफ शॉक होंगे, पैरेनकाइमल किडनी का एब्सेंस होगा, प्रोटीनूरिया ग्रेटर देन 500 mg पर डे होगा, माइक्रो हेमेटूरिया ग्रेटर देन 50 रेड ब्लड सेल पर हाई पावर फील्ड होंगे, एबनॉर्मल लीनर अल्ट्रासोनोग्राफी फाइंडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं इंट्रिंसिक कॉज में। अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इंट्रिंसिक AKI का, तो वो होता है एक तो सेप्सिस, दूसरा इस्कीमिया और तीसरा नेफ्रोटॉक्सिक। नेफ्रोटॉक्सिक में ये इंडोजीनस और एक्सोजीनस दोनों होता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक क्यों होता है, तो इसके मेनली 3 कारण है। पहला, ग्लोमरुलस के कारण जो होता है उसको एक्यूट ग्लोमरुलर नेफ्राइटिस कहते हैं, ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम के कारण होता है, और वेस्कुलर के कारण होता है तो उसको उसमें वेस्कुलरिटीज, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, TTP, HUS आएगा। अब ये जो इंटरस्टिशियम है इसमें भी 3 कारण होते हैं, इस्कीमिया, सेप्सिस और नेफ्रोटॉक्सिन। नेफ्रोटॉक्सिन 2 तरह का होता है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट होते हैं के कारण होता है, एक्सोजीनस मतलब आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट जो ये चेस्ट इमेजिंग ही सब होता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सिस्प्लास्टिन, एम्फोटेरिसिन B, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एनसिड। इंडोजीनस में क्या होगा, तो हेमोलाइसिस, रब्डोमाइलाइसिस, माइलोमा, इंट्राट्यूबुलर क्रिस्टल, ये सब के कारण मेनली होता है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। इंट्रिंसिक AKI में मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है, तो सेप्सिस, इस्कीमिया और नेफ्रोटॉक्सिन। नेफ्रोटॉक्सिन में दोनों ये होता है, इंडोजीनस और एक्सोजीनस दोनों होता है। तो इस पिक्चर में देखिए, अगर स्मॉल वेसल्स अफेक्ट होंगे तो उसके कारण ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वेस्कुलरिटीज, TTP, डिक, एथेरोइम्बोली, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर और सेप्सिस के कारण होता है। ठीक है, लार्ज वेसल अगर इन्वॉल्व होगा तो रीनल आर्टरी इम्बोलस डाइसेक्शन, वेस्कुलरिटीज, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इंटरस्टिशियम में होगा तो ये एलर्जिक, इन्फेक्शन, इनफिल्ट्रेशन और इन्फ्लामेटरी के कारण होता है। ट्यूब्यूल्स और इंट्राट्यूबुलर होगा तो इंडोजीनस और एक्सोजीनस। इंट्राट्यूबुलर होगा तो इंडोजीनस में माइलोमा प्रोटीन, यूरिक एसिड और सेलुलर डेब्रिस होगा। एक्सोजीनस होगा तो एसाइक्लोविल और मिथोट्रिजेड होंगे। ट्यूब्यूल्स में टॉक्सिन A3 होगा जो इंडोजीनस और एक्सोजीनस होता है, इस्केमिक A3 होगा और सेप्सिस होगा। ठीक है, A3 एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस मेनली इसमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि सेप्सिस एसोसिएटेड AKI क्या होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला था वो क्या था, सेप्सिस एसोसिएटेड। तो सेप्सिस के कारण 2 चीज़ें होती हैं, या तो इंडोथेलियल डैमेज होता है या रीनल वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। तो इंडोथेलियल डैमेज होगा क्यों, तो माइक्रोवैस्कुलर थ्रोम्बोसिस के कारण, रॉस के एक्टिवेट हो जाने के कारण, ल्यूकोसाइट एडहेशन या माइग्रेशन के कारण। तो इसके कारण क्या होता है, ट्यूबुलर इंजरी होती है। या फिर जो ये रीनल वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो इफरेंट आर्ट्रियोल वैसोडाइलेशन के कारण, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण, रास के एक्टिवेट हो जाने के कारण, या फिर इंडोथेलिन वैसोप्रेसिन के कारण। ये दोनों के कारण क्या होता है, ट्यूबुलर इंजरी होता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेप्सिस एसोसिएटेड डिजीज में सबसे पहले ट्यूबुलर इंजरी होगा जिसके कारण ट्यूबुलर डेब्रिस और कास्ट यूरिन में देखने को मिलेंगे। अगर सीवियर सेप्सिस हुआ तो इन्फ्लामेशन, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन और इंटरस्टिशियल इदीमा देखने को मिलेगा। जनरलाइज आर्ट्रियल वैसोडाइलेशन हुआ तो GFR में रिडक्शन होगा। सेप्सिस एसोसिएटेड AKI में मेनली सेप्सिस के कारण 2 चीज़ होता है, या तो एनोसिंथेज प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिसके कारण रीनल का वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, या फिर इंड्यूस होगा वैसोडाइलेशन। अगर वैसोडाइलेशन इंड्यूस्ड हुआ
तो हाइपोवोलेमिया और हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट होंगे ब्रेन से, वैसोप्रेसिन और सिंपैथेटिक टोन प्रोड्यूस होगा। सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज करता है रास मैकेनिज्म को, जिसके कारण वाटर और सोडियम रिटेंशन होता है और जिसके कारण रीनल वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है या डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर GFR घटेगा जिसके सेप्सिस के कारण और पेशेंट को पता भी नहीं है कि उसके पास ओवरट हाइपोटेंशन है। ओवरट हाइपोटेंशन मतलब कि हाइपोटेंशन है लेकिन पेशेंट को पता नहीं है। तो ये जो GFR है विथ सेप्सिस डिक्रीज करेगा इवन एब्सेंस ऑफ ओवरट हाइपोटेंशन। मोस्ट केसेस में क्या देखा जाता है कि हेमोडायनेमिक कोलैप्स हो रहा है, जिसके कारण वैसोप्रेसर सपोर्ट की ज़रूरत है। हेमोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ सेप्सिस में क्या होंगे? जनरलाइज आर्टेरियल वैसोडायलेशन देखने को मिलेगा। अगर हम एनोसिंथेस का अप रेगुलेशन करें तो उसमें GFR रिड्यूस होंगे। अर्ली में क्या होगा? एक्सेसिव इफरेंट आर्टेरियल वैसोडायलेशन होता है। लेट में रीनल वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। इस्कीमिया एसोसिएटेड, इस्कीमिया मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी। यह मेनली पोस्ट ऑपरेटिव AKI में देखने को मिलता है। ब्लड लॉस, इंट्रा ऑपरेटिव हाइपोटेंशन होगा। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? तो CKD, ओल्डर एज, डायबिटीज मेलिटस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, यूज ऑफ आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ बाईपास, prolonged hypoperfusion, extracorporeal circuit activation of leukocyte and inflammatory process, hemolysis with resultant pigment nephropathy, erotic injury। इतने कारण के कारण क्या होता है? इस्कीमिया होते हैं जो मेनली AKI के ऑपरेशन मतलब के ट्रीटमेंट के बाद देखने को मिलता है। अगर इस्कीमिक एक्यूट रीनल फेलियर होंगे तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ये दो चीज़ को अफेक्ट करेगा, या तो ट्यूब्यूल्स को या माइक्रोवेस्कुलर ये ग्लोमुलर्स या मेडुलरी को। ट्यूब्यूल्स को अफेक्ट करेगा तो वैसोस्केलेटन ब्रेकडाउन देखने को मिलेंगे, लॉस ऑफ पोलैरिटी देखने को मिलेगा, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस देखने को मिलेंगे, डिसिक्वेंजाइजेशन देखने को मिलेगा, ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन या बैक लीक। इतना हो के कारण क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है, वैसो एक्टिव मेडिएटर का रिलीज होता है, जिसके कारण क्या होंगे? तो माइक्रोवेस्कुलर ग्लोमरुलर या मेडुलरी रिस्पांस देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो रिस्पांस होता है वो क्या होता है? वो होता है इसके कारण क्या होता है ना? वैसोकंस्ट्रिक्शन बढ़ने लगता है, मतलब कि ये सब का रिलीज स्टार्ट हो जाता है। वैसोडायलेशन घट जाता है क्योंकि ये सब कम रिलीज होने लगते हैं। इंडोथेलियम और वैस्कुलर स्मूथ मसल सेल स्ट्रक्चर डैमेज बढ़ जाता है। ल्यूकोसाइट इंडोथेलियल एडहेशन बढ़ जाता है। वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन होता है और इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो किडनी में क्या है? मेजर साइट होता है हाइपोक्सिक रीजन का, और उसमें भी मेनली रीनल मेडुला। इस्कीमिक एलोन, सिर्फ इस्कीमिया के कारण नॉर्मल किडनी क्या हो सकते हैं? सीवियर AKI में जाए, ये ज़रूरी नहीं है, और भी ऑप्शन होने चाहिए। मोर कॉमनली डेवलप इस्कीमिक ये डिजीज़ क्या क्या होता है? तो ये लिमिटेड रीनल रिजर्व्स में CKD होना चाहिए, ओल्डर एज होना चाहिए, या फिर उसके साथ साथ सेप्सिस या वैसो एक्टिव या नेफ्रो एक्टिव ड्रग होना चाहिए, रब्डोमायोलाइसिस होना चाहिए, सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी स्टेट होना चाहिए जिसमें बर्न या पेनक्रियाटिटिस से एसोसिएशन हो। सिर्फ एक इस्कीमिया ही कारण नहीं हो सकता है सीवियर किडनी डिजीज़ का। पोस्ट ऑपरेटिव AKI सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, इस्कीमिया एसोसिएटेड AKI पोस्ट ऑपरेटिव AKI का सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेज तो पहले ही बता दिए हैं, कार्डिक सर्जरी और जनरल सर्जरी में पोस्ट ऑपरेटिव एक्यूट किडनी इंजरी। आफ्टर मेजर ऑपरेशन के बाद मेनली इंट्रा ऑपरेटिव हाइपोटेंशन या ब्लड लॉस देखने को मिलता है। मेनली कौन कौन एसोसिएटेड होता है AKI से? तो कार्डिक AKI क्यों हो सकता है? क्योंकि AKI में 20% कार्डिक आउटपुट का ब्लड फ्लो होता है, तो कार्डिक सर्जरी के कारण मेनली AKI हो सकता है, या वैस्कुलर प्रोसीजर जैसे कि
एरोटिक क्रॉस क्लम्पिंग हो या फिर इंट्रापेरिटोनियल प्रोसीजर हो, तो ये सब देखने को मिलेगा। रिस्क फैक्टर इसको कौन बढ़ा देता है, तो क्रोनिक किडनी डिजीज, ओल्डर एज, डायबिटीज मेलिटस, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर और इमरजेंसी प्रोसीजर। इसका जो पैथोफिजियोलॉजी है बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अगर इसका बर्न और एक्यूट पेनक्रियाटिटिस से लेना देना रखें तो एक्सटेंसिव फ्लूइड लॉस हो जाने के कारण होता है, सीवियर हाइपोवोलेमिया हो जाने के कारण होता है, मासिव फ्लूइड रिसक्सेशन करते हैं जिसके कारण एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। अगर इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाए यूजुअली 20 mmHg से ज़्यादा, तो इसके कारण रीनल वेन कंप्रेशन होता है और जिसके कारण GFR रेड्यूस होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 पढ़ा है, प्रीनेटल एजोथेमिया, उसका जो क्लिनिकल फीचर्स है वो पढ़ा है। आगे जाके क्लिनिकल फीचर्स, लेवोलेटरी फीचर्स और कॉमन तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। जो इस्कीमिया एसोसिएटेड AKI है उसमें मेनली आपको क्लिनिकल टर्म्स देखने को मिलेंगे, TTP, क्लासिक HUS और एटिपिकल HUS, TMA हिस्टोपैथोलॉजिकल टर्म है। तो अब ये सब होता क्या है, तो TTP का मतलब क्या होता है कि इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा देखने को मिलेगा। उसके बाद HUS का कहने का क्या मतलब है, हेमोराइटिक यूरेमिक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ये 2 तरह का होता है, क्लासिकल और एटिपिकल, ठीक है। TMA कहने का क्या मतलब है, थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी देखने को मिलेगा। ये जो डिजीज हैं माइक्रोवेस्कुलर, जिसके कारण क्या होता है, इस्कीमिया होता है। कौन सा है, थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी, उसके बाद एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, रेडिएशन नेफ्राइटिस, मैलिग्नेंट हाइपरटेंसिव नेफ्रोस्क्लेरोसिस, TTP, HUS, स्क्लेरोडर्मा और अल्थेरो एम्बोलिक डिजीज। लार्ज वेसल्स में कौन होगा, रीनल आर्टरी डायसेक्शन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, रीनल वेन कंप्रेशन। अब देखते हैं नेफ्रोटॉक्सिन एसोसिएटेड AKI। तीसरा है नेफ्रोटॉक्सिन एसोसिएटेड AKI। आपको पता है हमारे किडनी में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्लड परफ्यूजन होता है और बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेटिंग सब्सटेंस का कंसंट्रेशन पाया जाता है। वहीं इसमें वाटर रीऑब्जर्व होता है। अगर इसका कोई भी टॉक्सिन से एक्सपोजर होगा तो हाई सर्कुलेशन के कारण, हाई ब्लड परफ्यूजन के कारण टॉक्सिन का एक्सपोजर भी क्या होगा, हाई होगा, जिसके कारण ट्यूबुलर, इंटरस्टिशियल और एंडोथेलियल सेल से एक्सपोजर भी ज़्यादा होने का खतरा रहता है। रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर में हो जाएगा ओल्ड एज, CKD, प्री रीनल एजोथेमिया, हाइपो एल्बुमिया, ये सब मेनली इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो इसमें अगर हाइपो एल्बुमिया हो रहा है तो ये रिस्क फैक्टर हो सकता है सम ऑफ द नेफ्रोटॉक्सिक एसोसिएटेड AKI, क्योंकि इसका क्या होता है, फ्री सर्कुलेटिंग ड्रग कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। कंट्रास्ट एजेंट में जो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट हैं वो यूज होते हैं कार्डियोवैस्कुलर और कंप्यूटेड टोमोग्राफी इमेजिंग जो है उसके कारण क्या होता है, AKI होता है। इसलिए अगर किसी को भी क्या होया हुआ है, AKI डिजीज होया हुआ है, मतलब कि एक्यूट किडनी इंजरी होया हुआ है, तो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज करने के लिए मना होता है। उनमें हम प्लेन रेडियोग्राफ करते हैं क्योंकि इसके कारण AKI और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम कंट्रास्ट नेफ्रोपैथी कहते हैं, ठीक है। मेनली ये उनमें ज़्यादा होता है जिनमें CKD होता है और मेनली डायबिटिक नेफ्रोपैथी। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कोर्स क्या होता है कंट्रास्ट नेफ्रोपैथी का, तो वो है कि सीरम क्रिएटिन लेवल का बढ़ जाना विदिन 24 to 48 आवर्स ऑफ एक्सपोजर, और पीक हो जाता है 3 से 5 दिन में, लेकिन बाद में ये रिजॉल्व हो जाता है 1 वीक होते होते। मोस्ट सीवियर अगर हो जाए तो डायलिसिस ज़रूरत होता है, जो मेनली अनकॉमन है एक्सेप्ट अगर पहले से CKD हो, तो CKD आपको पता है क्रोनिक किडनी डिजीज है और एक एसोसिएशन है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर या पहले से ही इस्कीमिक एसोसिएटेड AKI है, तब इसमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। लो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम और क्या होगा, बेनाइन यूरिनरी सेडिमेंटेशन विदाउट फीचर्स ऑफ ट्यूबुलर नेक्रोसिस ज़्यादा कॉमन फाइंडिंग होते हैं।
ठीक है। कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी जो है वो मेनली कम्बिनेशन के कारण होता है। पहला, या तो हाइपोक्सिया के रीनल ऑल्टर मेदुला में हो गया हो, जिसके कारण ये परफोरेशन हो रहा हो रीनल माइक्रो सर्कुलेशन में, स्मॉल वेसल्स में ऑक्लूजन हो। दूसरा, साइटोटॉक्सिक डैमेज हो ट्यूबुल्स में डायरेक्टली और जिसके कारण ऑक्सीजन फ्री रेडिकल का जनरेशन हो रहा हो। तीसरा, ट्रांजिएंट ट्यूब्यूल ऑब्स्ट्रक्शन हो। ठीक है। कुछ एंटीबायोटिक के कारण भी AKI होता है, जैसे कि वैनकोमाइसिन एसोसिएटेड होता है AKI से अगर अमाइलोग्लाइकोसाइड और एम्फोटेरिसिन भी दोनों दें, जिसके कारण ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा। नन ओलिगोयूरिक AKI जिसमें कि यूरिन वॉल्यूम ग्रेटर देन 400 ml पर डे रहेगा, उसमें अगर एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक देंगे तो ये थेराप्यूटिक रेंज तक रहेगा। एमाइनोग्लाइकोसाइड मेनली फ्री फिल्टर्ड होता है ग्लोमलस में, बट ये एक्यूमुलेट हो जाता है रीनल कॉर्टेक्स में, जिसके कारण इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है। ये जो AKI है वो मैनिफेस्ट होता है 5 से 7 दिन आफ्टर थेरेपी, इसलिए बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। इसके कारण मैग्नीशिया भी कॉमन फाइंडिंग है, मतलब कि अमाइनोग्लाइकोसाइड के कारण हाइपोमैग्नीशिया भी हो सकता है ब्लड में। ठीक है। अब देखते हैं एम्फोटेरिसिन बी, इसके कारण क्या होता है, रीनल वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है जो मेनली इंक्रीज कर देता है ट्यूबुलोग्लोमुलर फीडबैक को, जिसके कारण डायरेक्ट ट्यूबुलर टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। उसके बाद नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो होता है एम्फोटेरिसिन बी के कारण, ये डोज और ड्यूरेशन डिपेंडेंट है। ये जो ड्रग है वो बाइंड करता है ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल से और इंट्रोड्यूस करता है पोल्स में। क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा एम्फोटेरिसिन बी नेफ्रोटॉक्सिसिटी का, तो इसमें पोलीयूरिया, हाइपोमैग्नीशिया, हाइपोकैल्केमिया और नन गैप मेटाबोलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। तीसरा कौन सा है, एसाइक्लोविल है, जो प्रिसिपिटेट करता है ट्यूब्यूल्स को और AKI कॉज करता है बाय ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। और भी कौन कौन से हो सकते हैं, तो फोस्कारनेट, पेंटामिडीन, टेनोफोवीर, सीडोफोवीर एसोसिएटेड होता है AKI से और इसके कारण ट्यूबुलर टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। AKI सेकेंडरी होता है एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का, जिसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक इंक्लूड हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, क्यूनोलॉन, सल्फोनामाइड और रिफामिसिन। ठीक है। अब देखते हैं केमोथेरेपिक एजेंट। केमोथेरेपिक एजेंट के कारण भी AKI होता है, जैसे कि सिस्प्लास्टिन और कार्बोप्लाक्टिन, जो एक्यूमुलेट होता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल में और इसके कारण नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस देखने को मिलता है। ठीक है। उस थेरेप्यूटिक एजेंट, इसमें सिस्प्लास्टिन और कार्बोप्लाटिन आता है, जो मेनली एक्यूमुलेट होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल में और जिसके कारण नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस देखने को मिलता है। इफोस्फामाइड के कारण हेमरेजिक सिस्टाइटिस और ट्यूबुलर टॉक्सिसिटी होता है, जो मैनिफेस्टेट करता है टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस को, जिसका दूसरा नाम फैनकोनी सिंड्रोम भी है। पोलीयूरिया, हाइपोकैलेमिया ये सब कॉज करता है। एंटी एंजियोजेनेसिस जो एजेंट है, जिसका नाम है बिवासिजुमाब, इसके कारण भी प्रोटीनूरिया होता है और हाइपरटेंशन होता है। ठीक है। और ये होता कैसे है, तो ग्लोमुलर माइक्रोवेस्कुलर के थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी के कारण। ठीक है। अदर जो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है उसको कहा जाता है माइटोमायोसिन सी, जेमसीताविन, ये सब के कारण थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी देखने को मिलता है, जिसके कारण AKI हो। अब देखते हैं इंडोजीनस टॉक्सिन, इसमें कौन कौन सा होता है, जैसे कि मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, यूरिक एसिड, माइलोमा लाइटसेन, ये सब के कारण मेनली ये AKI होता है। ये इंडोजीनस टॉक्सिन, जो टॉक्सिन ऑलरेडी शरीर में प्रेजेंट है, जैसे कि मायोग्लोबिन, ये रिलीज होता है इंज्यूर्ड मसल सेल के द्वारा। हेमोग्लोबिन जब हेमोलाइसिस होता है उसके समय इसके कारण पिगमेंट नेफ्रोपैथी देखने को मिलता है। रब्डोमायोलाइसिस ये किसके कारण होता है, तो ट्रॉमेटिक क्रश इंजरी, मसल इस्कीमिया, जो मेनली वेस्कुलर और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के समय में होता है। कंप्रेशन जो कोमा और इमोबिलाइजेशन के दौरान होता है। प्रोलॉन्ग सीजर एक्टिविटी, एक्सेसिव एक्सरसाइज, हीट स्ट्रोक, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि हाइपोफॉस्फेटेमिया
और सीवियर हाइपोथायराइडिज्म, मायोपैथी जैसे कि ड्रग इंड्यूस मेटाबॉलिक या इन्फ्लेमेटरी, ये सब के कारण मेनली देखने को मिलता है। पैथोजेनिक फैक्टर क्या होता है AKI का, तो इसमें इंक्लूड होता है इंट्रारीनल वैसोकंस्ट्रिक्शन, डायरेक्ट प्रॉक्सिमल ट्यूबस टॉक्सिसिटी, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है डिजिटल नेफ्रॉन ल्यूमेन का, जब मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन प्रिसिपिटेट करता है। टैन हॉर्सफॉल प्रोटीन का, टैन हॉर्सफॉल प्रोटीन कौन सा है, यूरोमोडुलिन प्रोटीन है, जो मेनली ऐसा प्रोटीन है जो कॉमनली यूरिन में पाया जाता है। ठीक है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम ये भी फॉलो करता है इनिशिएशन ऑफ साइटोटॉक्सिक थेरेपी को उन पेशेंट्स में देखा जाता है जिनमें हाई ग्रेड लिम्फोमा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड हो। ठीक है। उसके बाद अदर फैक्टर फीचर्स कौन सा होता है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का, जिसमें हाइपर कैलेमिया और हाइपर फॉस्फेटेमिया देखने को मिलता है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम जो है उसका वो मेनली अपने आप और विद द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड ट्यूमर और मल्टीपल माइलोमा के कारण देखने को मिलता है। माइलोमा लाइट चेन जो होता है उसके कारण AKI होते हैं, जिसके कारण डायरेक्ट ट्यूबल टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। हाइपर कैल्सीमिया तो ये मेनली मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। तो चलिए अभी इस पिक्चर को हम कर देते हैं। जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो ये एनसीड, पेंसिलामाइन, कैप्टोप्रिल, हीरोइन और कोकीन के कारण होता है। वेस्कुलारिटीज एम्फेटामाइन, एनसीड, पेनिसिलिन और सल्फामाइड के कारण होता है। एक्यूट पेरिरेनल फेल्योर तो इतने ड्रग्स के कारण होता है। ATN एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के कारण होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि किस ड्रग्स के कारण कौन सा ट्यूबुलर प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो ये तो मैंने पढ़ा दिया कॉन्ट्रास्ट एजेंट, एंटीबॉडी, केमोथेरेपी, तो ये कॉन्ट्रास्ट एजेंट के बारे में मेनली पढ़ा दिया है। फिर ये वैनकोमाइसिन के कारण क्या होता है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस किसके किसके कारण होता है, ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूबुलर टॉक्सिसिटी, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस किसके किसके कारण होता है, ये बता दिया। केमोथेरेपिटिक एजेंट में मैंने इन तीनों के बारे में डिस्कशन कर दिया है। टॉक्सिक इंजेक्शन का नहीं किया। इसमें मेनली कौन कौन सा था, तो इथिलीन ग्लाइसोल डाई। टॉक्सिक इंजेक्शन इसमें कौन कौन सा आएगा, तो इथाइलिन ग्लाइकोल, डाईथाइलिन ग्लाइकोल और एरिस्टोलोकिक एसिड। तो इसमें जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये मेटाबोलाइज्ड होता है और बनता है ऑक्जेलिक एसिड, ग्लाइकोअल्डिहाइड, ग्लाइकोजाइलेट, और जिसके कारण AKI होता है। AKI में क्या होगा, तो डायरेक्ट ट्यूबुलर इंजरी और ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। डाईथाइलिन ग्लाइकोल ये मेटाबोलाइट होता है 2 हाइड्रोक्सी इथोक्सी एसिड एसिटिक एसिड में, और इसमें क्या होता है, ट्यूबुलर इंजरी होता है। मिलामाइन, ये मिलामाइन कंटामिनेशन जो होता है फूड स्टफ में, तो उसके कारण नेफ्रोलिथियासिस और AKI होने का डर है। कैसे होगा, तो या तो इंट्राट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन होगा या फिर ट्यूबुलर टॉक्सिसिटी होंगे। एरिस्टोलोकिक एसिड इसके कारण क्या होंगे, तो ये मेनली काज करता है चाइनीज हर्ब नेफ्रोपैथी और बाल्कान नेफ्रोपैथी का। ये आइडियोपैथिक होता है। क्रोनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज देखने को मिलते हैं। इंडोजीनस में क्या होगा, इंडोजीनस टॉक्सिस में रब्डोमायोलाइसिस जो मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम जो यूरिक एसिड के कारण होता है। माइलोमा लाइट चेन जो ट्रामहॉर्सेल प्रोटीन के कारण होता है। पैथोजेनिक फैक्टर क्या होगा AKI के लिए, ड्यू टू इंडोजीनस टॉक्सिन, तो इट्रारीनल वैसोकंस्ट्रिक्शन, डायरेक्ट प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर टॉक्सिसिटी, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब के कारण देखने को मिलता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसमें क्या होंगे, तो डिजीज होगा ग्लोमेरुलर पोडोसाइट में, मेसेंजियल में और इंडोथेलियल सेल में। अर्ली रिकॉग्नाइजेशन मेनली किससे इम्पॉर्टेंट है, तो अर्ली रिकॉग्नाइजेशन से ट्रीटमेंट टाइम पे हो जाता है और ये रिवर्स कर सकते हैं AKI को। पोस्ट रीनल में मेनली या तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा ब्लेडर आउटलेट में, बायलेटरल पल्वो यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो पोस्ट रीनल AKI ये ऑकर होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो
इसके कारण नॉर्मली यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ यूरिन देखने को मिलता है, क्योंकि या तो ब्लॉकेज से हुआ है, पार्शियली ब्लॉकेज है या टोटली ब्लॉकेज है, जिसके कारण लेट्रोग्रेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ये अफेक्ट करता है। जैसे कि देखें, ये हमारा किडनी है, यहाँ पर यूरेटर इस तरह से जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था, क्या होगा, वापस यूरिन चला जाएगा, जिसके कारण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नॉर्मली जो यूरिनरी फ्लो रेट होता है वो रूल आउट नहीं करता है प्रेजेंस ऑफ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि वो हल्का हल्का फ्लो करते रहता है तो पता नहीं चल पाता है। मेनली ये हमारी ह्यूमन बॉडी में दो हेल्दी फंक्शनल किडनी है, ऑब्स्ट्रक्शन मेनली अफेक्ट करेगा दोनों किडनी को और ये इंक्रीज होगा सीरम क्रिएटिनिन। ठीक है, ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा कॉमन होता है। AKI यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण मेनली अंडरलाइंग CKD में देखा गया है, या तो रिफ्लेक्स वैसोस्पाज्म कॉन्ट्रालेटरल किडनी में देखा गया है। ऑब्स्ट्रक्टिव होने के कारण क्या होता है, पहले ही बताए थे, ऑब्स्ट्रक्शन होगा किससे, तो अगर यहाँ पर होना है यूरेटर में तो क्या होगा, तो स्टोन के कारण, ब्लड क्लॉट के कारण, एक्सटर्नल कंप्रेशन के कारण, ट्यूमर या लेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस के कारण। अगर ये यहाँ पर हो रहा है तो प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट, ब्लड क्लॉट या कैंसर के कारण। स्टीचर के पास हो रहा है तो ये जो फोले कैथेटर है उसका ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव है इसमें लेट्रोग्रेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा जो इंटरफेयर करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल डीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, यूनिलेटरल और बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन में होगा, और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, स्टोन, ब्लैडर डिसफंक्शन और ऑब्स्ट्रक्टिव मासेस देखने को मिलेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, हेमोडायनेमिक अल्टरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, इनिशियली पीरियड होता है हाइपरेमिया के साथ और जो अफरेंट आर्टरियोल डायलेशन के कारण होता है। उसके बाद इंट्रारीनल वैसोकंस्ट्रिक्शन होंगे जो जनरेट होगा एंजियोटेंसिन 2, थ्रोम्बोक्सिन A2 और वैसोप्रेसिन, और रिडक्शन होगा NO प्रोडक्शन का। सेकेंडरी रिडक्शन ग्लोमेरुलर फंक्शन को होता है जो मेनली ड्यू टू अंडर परफ्यूजन ऑफ ग्लोमेरुलाई और चेंजेस देखने को मिलता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट के कारण। ठीक है, अब देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवालुएशन। डायग्नोस्टिक इवालुएशन में मेनली सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये AKI है या क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो इसलिए ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सके। स्टेट फॉरवर्ड में जाएं तो हम बेसलाइन सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन देखते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अब क्लू क्या होगा कि CKD है, तो रेडियोलॉजी का स्टडी करेंगे और लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे। एक्यूट रीनल फेलियर के डायग्नोसिस में मेनली सीरम का जो क्रिएटिनिन है वो बढ़ा हुआ रहेगा, यूरिन वॉल्यूम देखेंगे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और MRI और किडनी बायोप्सी करेंगे। तो अगर ये CKD है तो उसमें रेडियोलॉजी के स्टडी में स्मॉल श्रंकिंग किडनी देखेगा। उसका रीनल ये ऑस्टियोडिस्ट्रोफी का भी एविडेंस मिलेगा। लेबोरेटरी टेस्ट में नॉर्मोसिस्टिक एनीमिया देखेंगे इवन इन द एब्सेंस ऑफ ब्लड लॉस। सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के कारण भी हो सकता है, उसके साथ साथ हाइपर फॉस्फेटेमिया, हाइपोकैल्सेमिया के कारण भी ये होगा। तो इवैल्यूएशन में हम क्या क्या करेंगे, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, यूरिन फाइंडिंग, ब्लड लेबोरेटरी फाइंडिंग, रीनल फेलियर इंडेक्स, रेडियोलॉजी की इवैल्यूएशन और किडनी बायोप्सी करेंगे। यूरिन फाइंडिंग में हम क्या देखेंगे, कंप्लीट एन्यूरिया होना चाहिए जो कोर्स होता है AKI में अनकॉमन होता है। मतलब AKI में कंप्लीट एन्यूरिया मतलब कि यूरिन होता ही नहीं है ऐसा देखने को नहीं मिलता है, एक्सेप्ट कुछ कंडीशन में, जैसे कि कंप्लीट यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, रीनल आर्टरी का ऑक्लूजन हो जाए, या ओवरब्लेइंग सेप्टिक शॉक हो जाए, या सीवियर इस्कीमिया हो, या सीवियर प्रोफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या वेस्कुलरिटीज हो, तभी एन्यूरिया देखने को मिलेगा। अदरवाइज ओलिगोयूरिया 400 ml पर 24 आवर से कम यूरिन रहेंगे, यूरिन आउटपुट का रिडक्शन होगा, और ये एसोसिएटेड होता है जब वर्स AKI हो जाए तो याद रखिएगा AKI में कंप्लीट एन्यूरिया देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ कुछ जगह के छोड़ के। तो यहाँ पर यूरिन फाइंडिंग लिखा हुआ है, जैसे कि यूरिनरी सेंडिमेंट नॉर्मल आया, एबनॉर्मल आया या नॉर्मल आया
ये देखते हैं। मान लीजिए कि नॉर्मल आया, उसमें फ्यू आरबीसी डब्ल्यूबीसी और हाइलिन के कास्ट देखे, तो ये या तो प्री रीनल के कारण होगा, या पोस्ट रीनल के कारण होगा, या फिर आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस के कारण होगा, या प्री ग्लोमेरुलर वेस्कुलरिटीज के कारण होगा, हस के कारण होगा, या स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस के कारण होगा। ठीक है। अब अगर एबनॉर्मल हुआ तो एबनॉर्मल बहुत कारण से हो सकता है, या तो आरबीसी कास्ट के कारण होगा, डब्ल्यूबीसी कास्ट के कारण होगा, रीनल ट्यूबुलर इपिथेलियल सेल या रीनल ट्यूबुलर इपिथेलियल कास्ट के कारण होगा, पिगमेंटेड कास्ट के कारण होगा, ग्रेनुलर कास्ट के कारण होगा, इस्नोफिल्यूरिया या क्रिस्टीयूरिया के कारण होगा। इतना कारण से हो सकता है। अगर आरबीसी कास्ट के कारण हुआ तो उसमें या तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वेस्कुलरिटीज, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी होगा, तब होगा। तो ऐसे करके सबके डिजीज लिखे हुए हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। ब्लड लेबोरेटरी फाइंडिंग में सबसे पहले तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। मेनली ये 24 से 48 आवर्स में ये राइज हो जाएगा और पीक रहेगा 3 से 5 दिन तक, और उसके बाद 5 से 7 दिन में ये रिजॉल्व होना चालू कर देगा। ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं। अनीमिया कॉमन होता है AKI में। उसके अनीमिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पेरिफेरल इस्नोफिलिया मेनली इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में देखने को मिलता है। सीवियर एनीमिया इन द एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग मेनली रिफ्लेक्ट करता है हेमोलाइसिस। मल्टीपल माइलोमा, थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी। AKI के कारण हाइपरकैलेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया और हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। रीनल फेल्योर इंडेक्स, इसमें मेनली हम क्या देखते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेट एलिवेशन देखते हैं बर्न का कंपेयर टू क्रिएटिन। ये आयरन सोडियम देखते हैं, फिल्टर्ड सोडियम देखते हैं, उसके बाद यूरिन ऑस्मोलरिटी देखते हैं। तो ये डायग्नोसिस इंडेक्स है प्री रीनल एक्यूट किडनी का और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का। तो इस क्राइटेरिया के थ्रू हम जानते हैं कि प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी है या एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है। ठीक है। रेडियोग्राफी में हम क्या देखते हैं तो इमेजिंग करेंगे रीनल अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन के द्वारा। ऑब्स्ट्रक्शन देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हेल्पफुल हो सकता है। किडनी बायोप्सी मेनली डिफिनिट डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन देता है एक्यूट किडनी डिजीज है या क्रोनिक किडनी डिजीज है। ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये सारे अभी तक में हमने पढ़ा दिए। क्या क्या पढ़ाए हैं तो प्री रीनल एजोथेमिया के क्लिनिकल फीचर्स, लेबोरेटरी फीचर्स और उसके कमेंट में के बारे में पढ़ाए हैं। ठीक है। सेप्सिस एसोसिएटेड AKI, इस्कीमिया एसोसिएटेड AKI, क्लिनिकल फीचर्स, रेगुलेटरी फीचर्स और इसका कमेंट। ठीक है। उसके बाद नेफ्रोटॉक्सिक एसोसिएटेड AKI दो तरह का होता है, एंडोजीनस और एक्सोजीनस। एंडोजीनस का पहले ही डिस्कशन कर दिए हैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। और एक्सोजीनस का भी हमने डिस्कशन कर दिया है। ये क्या है, अदर कॉजेज हैं इंट्रिंसिक AKI का, उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, TTP, अथेरोएम्बोलिक डिजीज और पोस्ट रीनल AKI है। इसका भी तीनों। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे तो इसके कॉम्प्लिकेशंस में मेनली मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, न्यूरोलॉजिकल, हेमेटोलॉजिकल, इन्फेक्शन और अदर। मेटाबॉलिक में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे तो मेनली हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया। तो ज़्यादा क्या क्या हुआ, एक तो पोटेशियम और दूसरा फॉस्फेट, परमोली इम्बोरिज्म, हाइपर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी ज़्यादा हुआ और यूरिक एसिड भी ज़्यादा हुआ। तो इतना ज़्यादा होता है, बाकी कम होता है। कार्डियोवैस्कुलर में पल्मोनरी इदीमा, एरिथमाज, पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में नौसिया, वोमिटिंग, मेल न्यूट्रिशन और हेमरेज। न्यूरोलॉजिकल में न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, एस्टेराइटिस, सीजर, मेंटल चेंजेज। हेमेटोलॉजिक में मेनली एनीमिया, ब्लीडिंग। इन्फेक्शन में निमोनिया, सेप्टिसेमिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अदर्स में हिकैप, एलिवेटेड पैराथायराइड हार्मोन, लो टोटल T3, T4 और नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल रहेंगे। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ AKI में सबसे पहला यूरेमिया है। यूरेमिया में क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो बिल्डअप होने लगते हैं, जिसके कारण बर्न क्या होता है, एलिवेट हो जाता है। ये हॉलमार्क होता है AKI का। अगर लिटिल डायरेक्ट टॉक्सिसिटी है तो ये लेस देन 100 mg पर DL होगा, और अगर ये ग्रेटर देन 100 ml पर DL हो जाए तो मेंटल स्टेटस चेंजेज, ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है। अब बर्न और सीरम क्रिएटिन कंसंट्रेशन का यूरेनिक सिम्टम में जो कोरिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है। ठीक है। जो दूसरा है वो क्या है इसका, कॉम्प्लिकेशंस, हाइपरवोलेमिया एंड हाइपोवोलेमिया, एक्सपेंशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। मेजर कॉम्प्लिकेशंस होता है ओलिगोयूरिक और एन्यूरिक AKI के लिए। इसमें क्या होता है, इम्पेयर साल्ट और वाटर एक्सक्रीशन होते हैं। इसके कारण वेट गेन, डिपेंडेंट एडिमा, इंक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर, पल्मोनरी एडिमा, पॉलीयूरिया मेनली देखने को मिलेगा। हाइपोनेट्रीमिया, इसमें जो किडनी है वो डिसफंक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस को रेगुलेट करता है। ये इसमें मेनली एडमिनिस्ट्रेशन होता है एक्सेसिव हाइपोटोनिक क्रिस्टलॉइड और आइसोटोनिक डेक्सट्रोज सॉल्यूशन का, जिसके कारण हाइपोस्मोलरिटी या हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। अगला क्या है, हाइपरकैलेमिया। ये इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस आता है AKI का, जिसके कारण रब्डोमायोलाइसिस, हेमोलाइसिस, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम देखने को मिलता है। अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, कार्डिक कंडक्शन होने लगे तो फीटल एरिथमाज भी होता है। एसिडोसिस, एनायन गैप के एलिवेशन के कारण क्या होता है, एसिडोसिस होता है। हाइपरफॉस्फेटेमिया, इसमें के कारण मेनली रब्डोमायोलाइसिस, हेमोलाइसिस और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम देखने को मिलेगा। हाइपोकैल्सीमिया, तो मेटास्टैटिक डिपोजिशन हो जाता है और डी अरेंजमेंट के कारण मेनली ये देखने को मिलता है। ब्लीडिंग में डायरेक्ट हेमेटोलॉजिक इफेक्ट देखने को मिलता है। अनेमिया और ब्लीडिंग इसको बढ़ाता है। इन्फेक्शन कॉमन प्रेसिपिटेंट होता है AKI का। कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस में कौन कौन से होंगे, एरिथमास, पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ठीक है। मेल न्यूट्रिशन में मेनली हाइपर कैटाबोलिक स्टेज देखने को मिलता है मेजर कॉम्प्लिकेशंस में। सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या होंगे, तो इस तरह से सपोर्टिव ट्रीटमेंट होंगे जैसे कि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम ओवरलोड है तो उसमें हम साल्ट का रिस्ट्रिक्शन करते हैं, साल्ट और वाटर का, डायरेटिक थेरेपी करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपोनेट्रीमिया में हम क्या करेंगे, तो रिस्ट्रिक्शन करेंगे ओरल और इंट्रावेनस फ्री वाटर का। हाइपरकैलेमिया है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये सब ऐसे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं उसके क्या की कमी है उसके अनुसार। ठीक है। वॉल्यूम मैनेजमेंट में डायरेटिक से किया जाता है। यहाँ पे फ्लूइड और सोडियम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि फ्लूइड और सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये वीडियो रोक के देख लीजिएगा कि इसमें कैसे हम एबनॉर्मलिटीज़ को सही करते हैं। आउटकम एंड प्रोग्नोसिस, मेनली जो डेवलपमेंट ऑफ AKI होता है वो एसोसिएटेड होता है इंक्रीज रिस्क होता है हॉस्पिटल के अंदर, और इसके कारण लॉन्ग टर्म मॉर्टलिटी, शॉर्टर लेंथ ऑफ स्टे और इंक्रीज कॉस्ट होता है। प्री रीनल जो एजोथेमिया है ये बेटर प्रोग्नोसिस होता है इंट्रिंसिक AKI का, और उसके बाद अगर ये सीवियर हो जाए तो डायलिसिस की ज़रूरत होती है। धन्यवाद।